हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र और ये रंग बिरंगी दुनिया, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले कहा जाए कि मानव नेत्र क्या है, ह्यूमन आई क्या है। तो ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिस यंत्र की सहायता से हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। और यह यंत्र किन किन पार्ट से मिलकर बना है, सभी पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल समझाया जाएगा। और उसके बाद इस नेत्र की क्षमता कितनी है इसके बारे में बताया जाएगा, कैसे कार्य करता है ये समझाया जाएगा आपको, और कौन कौन से रोग नेत्र से संबंधित हैं ये आपको बताया जाएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि मानव नेत्र जो है इसकी परिभाषा क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस विच इज यूजफुल फॉर साइट, जो किसी वस्तु को या फिर पूरी दुनिया को देखने में सहायता प्रदान कर रहा है, उसी डिवाइस को, उसी यंत्र को मानव नेत्र कहा जा रहा है। और मानव नेत्र जो है यह एक प्राकृतिक यंत्र है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ यंत्र है। और यह मानव नेत्र जो है इसकी सीमा क्या है, यह कहां से कहां तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यह जानिए। तो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है, मतलब कम से कम कितना दूरी का ऑब्जेक्ट हो तो वो क्लियरली देख पाएगा, वह है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से और नजदीक पर आएंगे तो उतना स्पष्ट मानव नेत्र नहीं देख पाएगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर जो है यह इसकी न्यूनतम दूरी है, और इसके बाद इसकी अधिकतम दूरी अनंत तक होती है। मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देखने में सहायक है। फिर ये मानव नेत्र जो है इसके कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में जाना जाए तो देखिएगा, ये मानव नेत्र आपके सामने हमने बनाया है, और इस मानव नेत्र के जितने भाग हैं हमने इस पर आपको प्रदर्शित किया। सबके बारे में समझाना है कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। देखिएगा, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह कार्निया का होता है। और मानव नेत्र में ये जो पलकें हैं, हमारी पलकें, यह कैमरा का शटर समझिए। जिस तरह कैमरे के आगे शटर लगा होता है, वैसे ही प्रकृति ने हमारी आंखों के सामने ये जो पलकें हैं इनको शटर के रूप में प्रयुक्त किया है। और आंख का जो उभरा हुआ भाग, बाहरी भाग है, यह भाग कार्निया है, और यह कार्निया पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी प्रकाश आसानी से कार्निया को भेद कर आर पार आ जा सकता है। ठीक है, यह जो कार्निया है, इस कार्निया की बनावट कन्वेक्स होता है, उत्तल रूप से कर्व के आकार का बना हुआ होता है ये कार्निया। और कार्निया जो है यह ट्रांसपेरेंट है, ये दिमाग में रखना है। प्रकाश किरणें बड़ी आसानी से कार्निया को पार करके अंदर जा सकती हैं। कार्निया के बाद आप देख रहे होंगे प्यूपिल हमने बनाया है। प्यूपिल, इसको पुतली कहा जाता है। पुतली क्या है, ये दोनों तरफ से आइरिस, मानव नेत्र लेंस के जस्ट सामने आइरिस होता है, जो दोनों तरफ से इस तरह से होता है कुछ, जिसमें संकुचन की क्षमता होती है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, यह इलास्टिक होता है। तो दोनों आइरिस के बीच का जो खाली जगह बनता है, उसी खाली जगह को पुतली कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। और ये जो आइरिस हैं यह नेत्र लेंस के जस्ट सामने लगाई गई हैं, और इनका काम होता है कि मानव नेत्र लेंस पर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं उन प्रकाश किरणों की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। कितनी मात्रा में प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर पहुंचनी चाहिए उसका निर्धारण आइरिस करते हैं। देखिएगा, आइरिस जब कभी अत्यधिक प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर जा रही होती हैं तो उस समय आइरिस तन कर, कॉन्ट्रैक्ट होकर प्यूपिल का साइज घटा देते हैं, पुतली का आकार घटा देते हैं, ताकि लेंस पर कम से कम प्रकाश किरणें पहुंच सकें।
और फिर जब कभी प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो उस समय यह जो आइरिस होता है, यह आइरिस रिलैक्स हो जाता है, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर पड़ सकें। ध्यान दीजिएगा, इसी आइरिस के रिलैक्स होने में जितना समय लग जाता है उतना समय तक हम लोग देख नहीं पाते हैं अगर हम धूप से अचानक से अंधेरे में आ जाए। अगर हम तेज धूप से अचानक से एक बंद कमरे में प्रवेश करें तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण यह है कि जब हम तेज धूप में थे तो तेज धूप में हमारी आइरिस कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसकी वजह से पुतली का आकार कम हुआ था ताकि प्रकाश किरणें कम पहुंच सके लेंस पर। और उसके जस्ट बाद जब हम कमरे में आ रहे हैं तो उस समय प्रकाश की तीव्रता वहां कम हो रही है, तो आइरिस को रिलैक्स होना है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश किरणें नेत्र लेंस तक जा सकें। और वही रिलैक्स होने में जितना समय आइरिस को लग जाता है उतना समय तक हम वस्तुओं को कमरे में जाने के बाद स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम अनुभव करते हैं कि हम सारी चीजें फिर से देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। आप देखिएगा, सिनेमा घरों में अगर धूप से अगर लोग प्रवेश करते हैं अंदर तो उस समय अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कारण ये है कि बाहर हमारा आइरिस जो था वो कंट्रैक्टेड था प्रकाश किरणों को रोकने के लिए, लेकिन जब हम अंदर जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, तो उस समय प्रकाश की तीव्रता वहां कम है और कुछ समय लग जाता है आइरिस को रिलैक्स होने में। और जितना समय आइरिस को रिलैक्स होने में लगता है उतना समय तक वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो आइरिस का काम याद रखेंगे कि आइरिस का काम क्या है, यह निर्धारण करता है कि नेत्र लेंस पर कितनी मात्रा में प्रकाश किरणें पहुंचनी चाहिए। क्लियर है? फिर नेत्र लेंस जो है यह एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, जो इस पर पड़ने वाली सभी प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देता है। रेटिना क्या है? यह आई बाल का, नेत्र गोलक का सबसे आंतरिक भाग होता है। ये पूरा आई बाल जो है, आई बाल के 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है बाबू, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। उसके जस्ट अंदर जो है वो कोराइड है और सबसे आंतरिक भाग जो होता है वो रेटिना होता है। और यह रेटिना स्क्रीन का काम करता है, पर्दे का काम करता है। और यह आई लेंस जो भी प्रकाश किरणें इस पर पड़ रही होती हैं उस प्रकाश किरणों को फोकसित कर देता है रेटिना पर। और उस रेटिना से प्रकाशिक तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जुड़े होते हैं। वह ऑप्टिक नर्व्स मैसेज को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं, और वहां हम अनुभव कर पाते हैं कि हम कौन सी वस्तु को देख रहे हैं। क्लियर है? तो हम कार्निया का काम समझ गए, प्यूपिल का काम समझ गए, आइरिस का काम समझ गए, नेत्र लेंस का काम समझ गए। फिर रेटिना का काम हमने समझा कि रेटिना स्क्रीन का काम कर रहा है। ठीक है? और ये ऑप्टिक नर्व्स जो भी इमेज बन रहा है उसका मैसेज मस्तिष्क तक ले जा रहे हैं और मस्तिष्क हमें अनुभव करा रहा है कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, सीलरी मसल एक नाम है। सीलरी मसल क्या है? सीलरी मसल एक विशेष तरह की मांसपेशियां हैं जो इलास्टिक हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी है। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके वजह से हमारा नेत्र जो है वह कंटिन्यूअस अपनी फोकस दूरी चेंज करते रहता है। मानव नेत्र में जो लेंस लगा है उस लेंस की फोकस दूरी कंटिन्यूअस परिवर्तित होती रहती है सीलरी मसल्स के द्वारा। सीलरी मसल्स आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ाते घटाते रहते हैं ताकि हर परिस्थिति में प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर ही बने। और यही आंखों में जो फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता है उसी को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आंख की समंजन क्षमता क्या है। तो आंख की समंजन क्षमता जब पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वस्तु हमारे नेत्र के सामने कहीं भी स्थित हो तो
उस समय उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए मानव नेत्र जो है अपना फोकस दूरी परिवर्तित करते रहता है, और फोकस दूरी परिवर्तित करने का उसका जो गुण है, उसकी जो क्षमता है, उसी क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कह रहे हैं। आंख की समंजन क्षमता क्या है? लेंस का फोकस दूरी कम करने और ज्यादा करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसी को आंख की समंजन क्षमता कहा जा रहा है। और आंखों में ये जो समंजन क्षमता है, इस समंजन क्षमता का देन है कि वस्तु कहीं भी स्थित हो हमारी आंखों के सामने, उसका प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर बना दिया जाता है। ठीक है, तो सिलरी मसल पूछा जाए कि सिलरी मसल का काम क्या है, तो सिलरी मसल हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि आंख की समंजन क्षमता को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक वर्ड आ रहा है एलो स्पॉट, पीत बिंदु। ये एलो स्पॉट क्या है? रेटिना के मध्य में एक ऐसा भाग है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। रेटिना के एक विशेष भाग पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और वह जिस बिंदु पर बन रहा है उसी बिंदु को एलो स्पॉट कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के किस भाग पर बनता है, तो आपका आंसर होगा एलो स्पॉट पे। फिर एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है कि ब्लाइंड स्पॉट पे बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है, क्यों? देखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट वह बिंदु है, वह स्थान है जहां से किसी प्रकार का कोई ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड नहीं है, कोई प्रकाशिक तंत्रिकाएं ब्लाइंड स्पॉट से कनेक्टेड नहीं, अंध बिंदु से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। इसके बाद देखिएगा, एक है एक्वस ह्यूमर, फिर है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में जो द्रव भरा है, लेंस और कार्निया के बीच में जो फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर कहा गया है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड को विट्रस ह्यूमर कहा गया है। यह फ्लूइड भिन्न भिन्न अपवर्तनांक प्रोवाइड कराते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव नेत्र जो है वह किस घटना पर आधारित यंत्र है, तो मानव नेत्र प्रकाश के अपवर्तन की घटना, मानव नेत्र प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित एक यंत्र है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ह्यूमन आई जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आधारित यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो काम करता है। क्लियर है? ये सारा चीज आपको वर्किंग से संबंधित हमने बताया। आपको एक और विशेष चीज समझा दूं मैं, कि इस मानव नेत्र में जो रेटिना है, उस रेटिना पर दो विशेष प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं रेटिना पर पाई जा रही हैं। कोशिकाओं का नाम है बाबू रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसकी बनावट रॉड के जैसी है, छड़ के आकार की उसकी संरचना है, इसलिए उसका नाम रॉड सेल रखा गया है। और कोन सेल नाम उसके शेप के आधार पर है कि वह कोन के आकार का है। स्पेसिफिक क्या है इस सेल के बारे में जानना हमें। कोन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। याद रखिएगा, हमारी आंखों में रंग को पहचानने की जो क्षमता है, हम लोग रंग पहचान सकते हैं, रंग में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उसके लिए उत्तरदायी है कोन सेल। रेटिना पर जो कोन सेल है, वह कोन सेल हमें रंग में भी भेद कराने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी रंग के लिए सुग्राही होते हैं, कलर के लिए एक्सेप्टर का काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। कलर की सूचना कौन देता है वो? कोन सेल। और यह जो रॉड सेल है, रॉड सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट।
लाइट की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है, उस तीव्रता के लिए ग्राही कोशिकाएं होती हैं रॉड सेल। और जितने जीव हैं सभी जीवों में ये रॉड सेल, कोन सेल की संख्या कम ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मानव में इनकी संख्या लाखों लाखों में पाई जाती है। लाखों की संख्या में रॉड सेल भी प्रेजेंट है, लाखों की संख्या में कोन सेल भी प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग ब्राइट लाइट या फिर थोड़ा सा डिम लाइट हो, कलर हो, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रॉड सेल एक्टिव नहीं है, फिर रॉड सेल की संख्या बहुत कम है, और रॉड सेल की संख्या जिसमें भी बहुत कम होती है वह अंधेरा होते ही सो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और कुछ ऐसे जीव हैं जिन जीवों में रॉड सेल की संख्या बहुत अधिक होती है, और रॉड सेल की संख्या जिसमें बहुत अधिक पाई जाती है वह लोग अंधेरे में भी देखने में सहायक होते हैं। जैसे एक जीव है उल्लू, ऑयल। हम लोग सुने हैं कि उल्लू जो है वो रात में देख पाता है। क्यों देख पाता है? क्योंकि उसके आइस में रॉड सेल की संख्या बहुत ज्यादा है, और रॉड सेल की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से वह आसानी से रात में भी देखने में भी सहायक है, सक्षम है। क्लियर है? ये था रॉड सेल, कोन सेल के बारे में। एकोमोडेशन पावर मैं आपको बता चुका हूं। आंख की समंजन क्षमता क्या होता है इसके बारे में आपको बताया। वर्किंग ऑफ आइज बता दिया। लेयर ऑफ आई बॉल, आई बॉल मतलब आंख का जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के कितने लेयर है? तो 3 लेयर है। सबसे बाहरी स्क्लेरा है, कोराइड है, रेटिना, ये हमने समझाया। इसके बाद हमें समझाना है डिफेक्ट्स ऑफ आइज। देखिए वो डिफेक्ट्स ऑफ आई, नेत्र दोष के बारे में। तो क्लास 10th लेवल पे मुख्य रूप से 3 या 4 नेत्र दोष हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आई डिफेक्ट्स हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल पे जितना दोष हमें पढ़ना है वो दोष मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहला डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, हिंदी में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहला चीज कि निकट दृष्टि दोष है क्या, उसकी परिभाषा आपको आना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? आंख की वह दशा जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वह कंडीशन जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हों और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हों, उस दशा को, उस कंडीशन को मायोपिया कहा गया है, निकट दृष्टि दोष कहा गया है। और निकट दृष्टि दोष में अगर कारण जानना है कि कॉज क्या है कि यह रोग हुआ, यह दशा उत्पन्न हुआ, तो कारण में 2 कारण याद रखेंगे। पहला, आई लेंस बिकम थिक। थिक का मतलब है मोटा होना। लेंस जो है वह मोटा हो गया है। तो लेंस जब मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने की वजह से जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वह रेटिना से पहले बनने लगता है। दूसरी चीज, दूसरा कारण हो सकता है आई बॉल बिकम इनलार्ज्ड। नेत्र गोलक का बड़ा होना। नेत्र गोलक का बड़ा होना। और सब 2 परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां क्या हैं कि यहां पर हमारा नेत्र लेंस था और ये मान लीजिए रेटिना था पीछे।
ये माना कि ये रेटिना है। यह नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। क्योंकि यहाँ से जितनी प्रकाश किरणें आ रही थी उन सभी प्रकाश किरणों को जाके रेटिना पर मिलना था, लेकिन हुआ क्या है, यह लेंस मोटा हो गया है जिसके वजह से फोकस दूरी कम हो गई है, या फिर ये आई बाल बड़ा हो गया है जिससे फोकस या फिर जो रेटिना वो पीछे चला गया है और प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जा रहा है। और प्रतिबिंब जब रेटिना से पहले बन गया बाबू तो वहां पर किसी तरह का कोई ऑप्टिक नर्व्स नहीं है, वहां पर कोई प्रकाशिक तंत्रिकाएं नहीं है, तो मस्तिष्क को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं जाती है, वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो ये तो कारण है कि क्यों होता है मायोपिया। कारण के बाद एक शब्द आता है निवारण। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? तो ट्रीटमेंट करने के लिए वो एक लेंस है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ग्लास लगाया जाता है, यानी चश्मे का प्रयोग करेंगे। और चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है बाबू? अवतल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस का काम होता है फैलाने का। और अवतल लेंस जो किरणें पहले जाके मिल जा रही थी उनको फैला के रेटिना पर ले जाकर मिला देता है, जिससे आसानी से वस्तुएं पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है वो डिफिनीशन बताया गया, क्यों हो रहा है ये बताया गया, डायग्राम से समझाया गया कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। फिर इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग कर रहे हैं? अवतल लेंस प्रयोग कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा बीमारी है बहू मायोपिया के बाद दूसरा बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को कहा गया है फार साइटेडनेस। दूरदृष्टि दोष। तो परिभाषा पूछा जाए फिर से कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो मानव नेत्र की वह दशा जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हों लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हो। वह दशा जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, उसी दशा को दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया कहा गया। और हाइपरमेट्रोपिया का कारण पूछा जाए कि क्या कारण है कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो कारण में दो कारण। पहला, आई लेंस बिकम थीन। थीन का मतलब होता है बाबू पतला होना। लेंस जो है वह लेंस पतला हो गया है, और लेंस जब भी पतला होता है बाबू उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस का पतला होना, या दूसरा चीज कि आई बाल बिकम श्रिंकेन। आई बाल का सिकुड़ जाना या नेत्र लेंस का पतला होना, और ऐसी परिस्थिति में जो नेत्र होता है बाबू उस नेत्र में कंडीशन ये बनता है कि अगर यहां लेंस है, ये लेंस है, अगर ये कॉर्निया है समझने के लिए, तो जो प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर पड़ रही थी वह प्रकाश किरणें रेटिना से पीछे जाकर मिलती हैं, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ गया तो फोकस पे जाकर ना प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी चीज की आई बाल सिकुड़ चुका है,
जिसके वजह से फोकस पीछे चला गया है। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपको इमेज ये दिमाग में रखना है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो रेटिना के बाद जाके बनता है, और यहाँ पर तो कोई ऑप्टिकल नर्व्स नहीं है, और ऑप्टिकल नर्व्स नहीं है तो ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाएगा, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, तो इसके उपचार में बाबू कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जब आगे यहाँ लगाते हैं तो यह जो प्रकाश किरणें बाद में जाकर मिल रही थी वह फोकसित हो जाती हैं पहले रेटिना पर, उनको कन्वर्ज कर दिया जाता है रेटिना पर। क्लियर है? चलिए अगला बीमारी है हाइपर प्रेसबायोपिया। तीसरा बीमारी है बाबू प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को कहा गया है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का क्या मतलब है? जरा का मतलब होता है जर्जर, पुराना, वृद्धावस्था। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उस समय उसकी सिलरी मसल्स इनइलास्टिक हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन, आँख की समंजन क्षमता खत्म हो जाती है। और आँख की समंजन क्षमता खत्म होने की वजह से नजदीक की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और उसी दशा को जरा दृष्टि दोष कहा गया है। जरा दृष्टि दोष वह दशा है जिसमें बुढ़ापे में नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती हैं, उसी दशा को जरा दृष्टि दोष कहा गया है। और जरा दृष्टि दोष में क्या प्रभावित हुआ है अगर ये पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि सिलरी मसल्स जो पहले इलास्टिक थी उनकी इलास्टिसिटी समाप्त हो गई है, उनकी प्रत्यास्थता समाप्त हो गई है, जिसके वजह से आंख की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है। कारण क्या है इसका? प्रेसबायोपिया होने का कारण क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन का लॉस होना। पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंख की जो समंजन क्षमता है वह समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है, और आंख की समंजन क्षमता नष्ट होने की वजह से नजदीक और दूर दोनों वस्तुएं हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, और उस दशा को जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया कहा गया। प्रेसबायोपिया के ट्रीटमेंट में, निवारण में क्या करते हैं हम? तो देखिए वो बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस का मतलब है कि बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, अवतल और उत्तल दोनों तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए। क्लियर है? चलिए प्रेसबायोपिया के बाद अगली बीमारी होती है वो कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब है मोतियाबिंदु। मोतियाबिंदु क्या है बाबू? मोतियाबिंदु वह अवस्था है जिसमें नेत्र लेंस के ऊपर कोई अपारदर्शी लेयर, अपारदर्शी सतह चढ़ जाता है, या फिर पूरा नेत्र ही अपारदर्शी हो जाता है। सॉरी, नेत्र लेंस के ऊपर कोई अपारदर्शी सतह का चढ़ना या फिर नेत्र लेंस का अपारदर्शी हो जाना, यह जो दशा है इसी दशा को मोतियाबिंद कहा गया है। और मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, केवल ऑपरेशन है, दूसरा अन्य कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैटरेक्ट के लिए, मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन करके या तो उस परत को हटाया जाता है जो लेंस के ऊपर चढ़ा है, या फिर पूरा लेंस ही काट कर निकाल दिया जाता है, उसके जगह पे आर्टिफिशियल लेंस का यूज किया जाता है। यह कैटरेक्ट मोतियाबिंद की स्थिति होती है। मोतियाबिंद के बाद एक बीमारी होता है वो एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को कहा गया है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष क्या है? आंख की वह दशा जिसमें कुछ दूरी पर स्थित
वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में आदमी विभेद नहीं कर पाता है। हम अगर स्पष्ट दो तरह की लाइंस एक तरह खींची गई हो, एक बार हॉरिजेंटल हो और फिर वर्टिकल हो, बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल लाइंस हैं और फिर वर्टिकल लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस को हम एक साथ क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और वह दशा जिसमें मानव जो है ऊर्ध्वाधर रेखाओं को और क्षैतिज रेखाओं को, यानी वर्टिकल लाइंस को और हॉरिजेंटल लाइंस को एक साथ दोनों को क्लियरली नहीं देख पाए, उस दशा को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, अबिंदुकता कहा जाता है। और अबिंदुकता का कारण होता है वो कार्निया का स्फेरिकल न होना। कार्निया अगर गोलाकार नहीं है, उसका आकार परिवर्तित हो गया है, तो उसके आकार परिवर्तित होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। और इसके निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म के बाद बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को कहा गया है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग है, जिसमें व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। और यह बीमारी जीन से रिलेटेड है, जेनेटिक है, इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। इस तरह हम लोग मानव नेत्र के बारे में जितनी जानकारियां थी जान लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में रिमेनिंग पार्ट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।